नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का जनादेश का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मित हरार। देखिए, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो 43 सीटों के लिए संपन्न हुआ है इनमें से, और पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। अब बाकी है उन 38 विधानसभा सीटों की, और इन सीटों को लेकर तमाम दिग्गजों का दौरा लगातार हो रहा है झारखंड में। और आज भी झारखंड की धरती पर कई दिग्गज हमें नजर आए हैं। झारखंड के रण में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। गांजे, गिरिडीह और डुमरी में अमित शाह की सभाएं हुई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने निरसा, बेरमो और बोकारो में हुंकार भरी है। इस दौरान दोनों नेताओं ने घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि आज झारखंड का विकास की वजह हेमंत सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को बचाने और बसाने पर है। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं और हमारी मासूम बेटियों से दूसरी और तीसरी बार शादी करते हैं और उनकी जमीन लूटते हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो यहां सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं बल्कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। एक एक करके सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हम ऐसा कानून लाएंगे कि घुसपैठियों को लूटी गई सारी जमीन वापस करनी होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड को लूट रही है हेमंत सरकार। तो देखिए, अगर हम बात करें झारखंड के विधानसभा चुनाव के समीकरण को लेकर, तो इन 81 विधानसभा सीटों में से उन 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यानी कि पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई 13 नवंबर को, और अब बारी है 20 नवंबर की, जहां बचे हुए उन तमाम 38 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और इसे लेकर ये तमाम तैयारियां हैं। दिग्गजों का दौरा है कोल्हान और पलामू की। प्रमंडल की बात करें तो यहां पर पोलिंग खत्म हो चुका है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18, दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 और संथाल की 18 समेत कुल 38 सीटों पर वोटिंग अब भी बाकी है। पलामू प्रमंडल में सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार मत प्रतिशत की जो बातें सामने आ रही है, शहर पर गांव भारी पड़ता हुआ नजर आया है। जज्बा ऐसा कि देखिए, जहां पर पहाड़ है, नदी है, उससे भी लोग पार करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। लेकिन जो आंकड़े इस बार हमने देखे, 43 सीटों पर 66.48% वोटिंग हुई, जो कि लोकसभा से तकरीबन 3% ज्यादा थी और 2019 के विधानसभा चुनाव से 2.08% अधिक थी। लेकिन रांची इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा। मगर नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं वो करते हैं। आज मैं बताता हूं गिरिडीह वालों, मोदी की गारंटी पत्थर पर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर। मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार एचटी लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफॉर्मर ये हेमंत सरकार है। अब क्या हुआ है, ये झारखंड का ट्रांसफॉर्मर जल गया है। तो अब जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है माताओं, बहनों, युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को। हुआ झारखंड ने भी तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके
झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। आपने इन तमाम दिग्गजों के भाषण को सुन लिया, क्योंकि उन 43 विधानसभा सीटों के बाद अब बारी है 38 सीटों को साधने की, और यही कारण है कि इन दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड की धरती पर हमें नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं और बोकारो से हमारे संवाददाता सुरेंद्र भी जुड़ेंगे। आगे चर्चा के साथ बढ़ेंगे। फिलहाल अमर से मैं पहला सवाल लेना चाहूंगी। अमर, देखिए, कुल्हान की सीटों पर बात हुई थी, पलामू प्रमंडल पर चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब बारी है अलग अलग क्षेत्रों की, यानी कि उन 38 विधानसभा सीटों की, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटें बची हुई हैं, जहां पर अब मतदान होगा 20 तारीख को। आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे। बातें वही थी, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन तमाम विषयों को लेकर ये दिग्गज जरूर यहां पर पहुंच रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश। आप देखिए, कल चुनाव खत्म हुआ पहले चरण का और आज दूसरे दिन से इनकी ताकत झोंकती गई है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप देखें, मैं जिस लोकसभा में हूँ, हाँ। ये यहाँ से ज्यादातर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई है और उम्मीद उनको लगता है कि ये सीटें, ये जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके यहाँ से जाएंगे। हाँ। अगर बाघमारा देखें तो बाघमारा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर धनबाद देखें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बोकारो देखें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस बार जो भी सीटें बच गई थी 2019 में, उसको जो है एक बार फिर से जीता जाए और भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल जो है वो बढ़ाया जाए, ये कोशिश है। आज खुद योगी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो अपने एजेंडे हैं, खास करके अगर आप बात करें मैनिफेस्टो का, तो उन्होंने जिक्र किया मैनिफेस्टो का कि हमारा मैनिफेस्टो ये है कि अगर सरकार बनती है तो वो किन किन मुद्दों पर वो काम करेगी। उन्होंने पहला कि बेरोजगारी दूर करेंगे, जो बेरोजगार, जो एजुकेटेड्स, जो ग्रेजुएट युवा हैं उसको जो है स्टाइफन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको जो है 2100 रुपया दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 500 रुपया जो सिलेंडर है, 500 रुपया सिलेंडर दिया जाएगा। साल में 2 बार जो उस इलाके, जिस इलाके में सबसे बेस्ट पर्व माना जाता है, फेस्टिवल माना जाता है, उसमें जो है उनको 2 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके सामने, जनताओं के सामने बीच में ला के रख रही है और ये कह रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो वो इसका रफ्तार जो है विकास का वो दुगना किया जाएगा। आज योगी जी ने भी यहाँ भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखो जिस तरह से घुसपैठियाँ बढ़ी है यहाँ पर और संख्या बल में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय के लिए एक दुखद संदेश है और खतरे की एक घंटी है। अब जनता को तय करनी है कि जनता किन किन मुद्दों पर चाहती है कि उनका पार्टी का साथ दें या उनके साथ में जाएं। तो ये एक वही, अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने जो उनका एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, वो अपने सामने रख करके आगे प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और से प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ देख रहे हैं, खुद गृह मंत्री यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रिगेड माना जाते हैं, उनके नेता हैं, फायर ब्रांड उनको इस वजह से यहाँ पे लाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीट जीता जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा संख्या में जीत के आती है, सरकार बनाती है, तो वो एक चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र से उसको पैसे की कोई कमी नहीं होगी और जो यहाँ से डिमांड होगा उस डिमांड को पूरा किया जाएगा और विकास किया जाएगा। वहीं अगर देखें उनके विपक्ष के जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और यहाँ पर जो है उनकी सरकार नहीं बनी। फिलहाल ये तो आपस का लड़ाई है दोनों के बीच का, लेकिन योगी यहाँ से हल्ला बोल करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे और दिखाएंगे कि विकास किस तरह से। अमर, आप देखिए इस विधानसभा चुनाव में जो मैं देख पा रही हूँ, कल भी जब हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों से बातचीत हो रही थी, प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही थी, एक मुद्दा ये भी उठा रहे हैं तमाम लोग भी कि जिस तरीके से बीजेपी नारे दे रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये विषय भी इस बार बड़ा बनता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। अब बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत और जो ये वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था उत्तर प्रदेश में ही।
उसके बाद उन्होंने खुद जो है इसका इस्तेमाल शुरुआत किया और अब भारतीय जनता पार्टी उनको किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अपने एजेंडे लेके चलते हैं, उनका जो वोटर है उस वोटर को अट्रैक्टिव करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और आप अगर वहीं देखें, सामने वाला विपक्ष का जो है वो भी उन शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो एक ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को यूनाइट किया जाए, और ये एक लाजमी है, हर कोई करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई करता है कि अपने वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और चुनाव में आपको सुनने को मिलेगा, हर चुनाव में अगर आप देखें, इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय कुछ और स्लोगन उन्होंने दिया था, उससे पहले कुछ और स्लोगन दिया था। तो ये स्लोगन का इस्तेमाल होता है चुनाव में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम किस तरह से जीत जाएं और हमारी सरकार बने और हम बेहतर काम करें। सब लोग करते हैं, कांग्रेस चाहे बीजेपी हो या फिर बटोगे तो कटोगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि एक साथ आप रहोगे तो आप जो है बेहतर स्थिति में रहोगे। संकेत आप समझ सकते हैं, जनता भी समझती है। अब अलग राजनीतिक पार्टियों को भी अमर सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोकारो से। सुरेंद्र, योगी आदित्यनाथ आज वहां पर भी थे और बातचीत वहां पर भी उन्होंने की है, सभा को वहां पर भी उन्होंने संबोधित किया है। लेकिन आप सुरेंद्र उनके हर सभाओं को देख लीजिए तो एक ही बातें छनकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर निकाला जाएगा यदि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है। और ये दावा पूरा है कि 100% यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा बीजेपी के तमाम दिग्गज हर मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमने कई सभाएं भी की है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, और योगी की सभाएं हमने की हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि झारखंड में हमारी सरकार है और बांग्लादेश घुसपैठिए हैं जो यहाँ की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के जमीन लूट रहे हैं। आज भी योगी जी ने यही कहा है कि जिस तरह से लैंड स्कैम हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ यहाँ पर 2-3 कर रहे हैं और उनके जमीन पर कब्जा कर यहाँ के स्थानीय बन जा रहे हैं। लगातार यह भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सरकार यहाँ लूटने के लिए बैठी हुई है, लगातार केंद्र से पैसे है लेकिन गरीबों को उस पैसे का लाभ नहीं मिल रहा। दोनों मिलकर बैठकर यहाँ पर बंदरबाट कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं तो मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है बीजेपी है कि जो को 2000 रुपए प्रति महीना महंगाई भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को गोगी दीदी की तरफ से 2100 रुपए, और जिस तरह से हम कह सकते हैं जो गैस सिलेंडर की भी बात कही जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और फेस्टिवल के समय में 2 गैस। ये तमाम बातें वहां के नेता लोग आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि दिग्गजों का जमावड़ा दूसरे फेज के चुनाव में भी हो गया है। और इस तरह से योगी यहाँ पर आकर तौर से कहा है कि जिस तरह झारखंड को भी सेव करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूपी में कोई भी कुछ किसी भी सभा जो होती है सीधे ऊपर का रास्ता दिखाया जाए। झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पर भी वही चीज लागू करेंगे, यहाँ के लोगों को करेंगे, बांग्लादेश घुसपैठियों को काम करेंगे। ये सारी उनसे भी बात करते हैं कि क्या है। आज योगी जी आए थे, आप लोगों को मैंने सुना होगा, क्या लग रहा है? योगी जी के आने से तो समझिए, योगी जी तो सब पार्टी की वो सम्राट है, हिंदू के हृदय सम्राट है, वो आए हुए थे और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे वोट पर। और जनता भी बहुत खुश हुई उनको देखकर, उनकी बातें सुन। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अमर का भी रुख कर लेते हैं। और अमर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, कोल्हान और पलामू प्रमंडल पर चुनाव जो है वो संपन्न हो गया, उनकी तमाम सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और अब संथाल की बारी है। लोग कहते हैं कि कोल्हान अगर आप जीत गए तो आप समझिए झारखंड की चाबी आपके पास है, लेकिन संथाल भी एक बड़ा फैक्टर है झारखंड के विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है, कोल्हान के लिए जो बीजेपी ने तैयारियां की, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तैयारियां की, वो तो पूरी हो गई, लेकिन संथाल के लिए कितनी तैयारियां हैं इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर राजनीतिक दल जो है तैयारियां अपनी अपनी ओर से
करती है, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जो आरजेडी हो। अगर आप देखें तो जो तैयारियां होती है वो कास्ट के हिसाब से होती है कि किस कास्ट में कहाँ कौन सा फिट बढ़ता है और कौन सा कास्ट जो है किसके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक पक्ष लेकर चलती है कि वो सनातन को लेकर के चल रही है और उस पर आप चलें। अगर आप जिस कुल्हान की बात करते हैं या फिर कुल्हान की जो बात करते हैं वहाँ से अगर आप देखें तो ज़्यादातर अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर जो है वो जेएमएम की सीट रही थी वहाँ पर। अब उसमें से अगर आप भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उस तिलिस्म को किस तरह से तोड़ा जाए, जो किला बना हुआ है उस किला को किस तरह से तोड़ा जाए। तो वो किला तोड़ने के लिए आपने देखा कि इससे पहले भी उन्होंने तैयारी की थी, उसके बाद वह अभी भी वो लगे हुए हैं कि उस पर वो एक फोकस किया उन्होंने और वहाँ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीत करके आए, बीजेपी जीत करके आए। बीजेपी अगर वहाँ जीतती है तो वो गेन करेगी, अगर वहाँ पे हारती है तो पहले भी वहाँ उनका सीट ज़्यादा नहीं था, इस वजह से वहाँ उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। अगर वहाँ पे से जेएमएम हार जाती है तो वहाँ उनके लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर गेन स्थिति में थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीट करके आते। अगर आप कोयलांचल की अगर बात करते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी गेन स्थिति में है और यहाँ ज़्यादा सीटें उनके पास में है, तो इनको अगर बचा के रखते हैं और ज़्यादा सीटें जीतते हैं तो आने वाले जो चुनाव होंगे, जो परिणाम 23 तारीख को आएंगे, उसमें उनको सरकार बनाने में आसानी होगी। अब देखना ये होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। क्या जनता जो है ये तय कर रखी है कि जो दोनों का मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में फ़ायदा किसके साथ में है चलने के लिए, तो वो उस पर तय करनी है और उसी आधार पे है यहाँ जनता वोट करने के लिए जा रही है। चाहे आप कई दूर से अगर आप देख लो, दिल्ली की बात कर लो या पूरे देश में कर लो या फिर और भी विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उनमें अगर आप देख लो, तो मैनिफेस्टो जो है एक वोटिंग के लिए एट्रैक्टिव जो पॉइंट होता है, आकर्षित करता है लोगों को और मतदाता को, और मतदाता उसी आधार पर वोट करने के लिए वो जाते हैं। कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ 50% तो जरूर करते हैं और 50% जो है अपने एजेंडे और अपने जो है कैडर के हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो ये एक जो है समीकरण है, उस समीकरण को जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है और उसी पर सारा दामोदार रहेगा और रिजल्ट का जो परिणाम होगा उसी पर आधारित होगा। विधानसभा चुनाव की बात होती है तो लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। यहां पर हम उन तमाम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं जिनके आधार पर जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही होती है। जब कल हम देख रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में मतदान हो रहा था, आप भी तमाम क्षेत्रों से जुड़ रहे थे, कई संवाददाता ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र जुड़ रहे थे हमारे साथ और वहां पर मतदाताओं से बात कर रहे थे। जो आंकड़े निकलकर सामने आए, जो मत प्रतिशत निकलकर सामने आया मतदान का, वो चौंकाने वाला था। क्योंकि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मुद्दे अलग होते हैं चुनाव को लेकर और शहरी क्षेत्र में जहां पर मुद्दे अलग है चुनाव को लेकर, मत प्रतिशत भी दोनों जगह पर अलग है। ऐसे में क्या लगता है, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत ज्यादा होना, मुद्दे वहां पर अलग होना, शहरी क्षेत्र में मत प्रतिशत कम होना और यहां पर भी मुद्दे अलग होना, क्या इसका भी परिणाम पर असर कुछ पड़ता नजर आएगा? अमर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आप इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं उसके भी अगर बात करें, देखिए अमूमन माना जाता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर उनका जो है विधायक है और उनका सारा दारोमदार रहता है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं है या फिर शहरी क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस या फिर जेएमएम के वोट नहीं है, लेकिन परसेंटेज जो है ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, उनका किला जो है वो मजबूत है। अगर आप देखें कि इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले कई चुनाव में ऐसे देखा गया है कि परसेंटेज कम होने के बावजूद भी जो सरकार रही वो हार गई और नई सरकार वहाँ पे बन गई और परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद भी जो सरकार थी सत्ता परिवर्तन हो गए। तो ऐसे में अभी आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सिर्फ ये आकलन होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और उसकी हकीकत जो है वो 13 तारीख को ही पता चलेगा। रही बात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, तो दोनों में आपको बताया कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी काफी मजबूत है, जिस आधार पे भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि वो जो कांग्रेस हो, जेएमएम हो और तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उनका भागीदारी जो है, हिस्सेदारी ज्यादा तरह से बनती है और इस आधार पर चुनाव होगा। लेकिन ये एक आकलन है, मैं बार बार कहता हूँ, इस पर रिजल्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल अमर, चलिए शुक्रिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुरेंद्र भी हमारे साथ बुखारेस्ट जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।